दोस्तों, ज्योग्राफी की इस दूसरी क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि मैं आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे थोड़ा सा ये सहयोग चाहिए कि अगर आप हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दें। और मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था कि काफ़ी बेसिक से जीरो से मैंने क्लास को स्टार्ट किया है, और आप जैसे जैसे क्लास देखेंगे तो आपकी नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, और किस ब्रांच के अंतर्गत कौन से टॉपिक आते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी जो टॉपिक है इसमें हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक डिटेल है वो लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पहला, हम कह सकते हैं एक तरह से पहला जो टॉपिक माना जाता है वो होता है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उसके बाद ही बाकी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो आया कहाँ से। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि दुनिया में कुछ बहुत पुराने देश है, पुराने जमाने की कुछ सभ्यताएं रही हैं। तो उनमें से एक प्रमुख देश है और उसका नाम है यूनान। ठीक है, यूनान जो देश है इसको नए जमाने में आज की तारीख में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। ठीक है, एक देश है जिसका नाम यूनान है, और यूनान का जो नया नाम है इस समय वो है ग्रीस। और ये कहाँ पे है तो मैं आपको बता दूं, ये इटली के पास में पड़ता है, भूमध्य सागर से लगा हुआ देश हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप मैप में देख सकते हैं ग्रीस या यूनान की जो सभ्यता है ये दुनिया में बहुत पुरानी रही है, और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत विद्वान हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे वैज्ञानिक भी यहाँ से हुए हैं। तो यूनान के एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे, उनका नाम था इराटोस्थनीज। ठीक है ना, इराटोस्थनीज है ना। यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उनका नाम था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने एक शब्द दिया था और वो शब्द था जियोग्राफिका। ठीक है, ये जो शब्द है जियोग्राफिका, तो यूनान जो देश है उसके प्रसिद्ध विद्वान इराटोस्थनीज ने एक शब्द दिया था, उसका नाम था ज्योग्राफी का। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ज्योग्राफी का शब्द है इसी से ही ज्योग्राफी शब्द बना है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी मीन्स क्या होता है, भूगोल। अच्छा, भूगोल क्या चीज है कि वो तो हम अपनी हिंदी की भाषा में बात करते हैं, है ना भाई। देखो, जो भी चीजें हैं तो वो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि ज्यादातर देशों में क्या है, इंग्लिश यूज की जाती है ना। और वैसे भी जितने भी ज्यादातर ऐसे कंट्री जहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैज्ञानिकों को देखेंगे तो ज्यादातर पुराने समय से जो वैज्ञानिक रहे हैं वो क्रिश्चियन ही रहे हैं, है ना। अगर आप बड़े बड़े नाम देखेंगे तो भारत के अलावा। ठीक है, और अगर हम क्रिश्चियंस की बात करेंगे, है ना, तो आप जानते हैं कि ज्यादातर उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहती है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो शब्द दिए गए वो इंग्लिश में दिए गए होंगे, या हो सकता है उससे रिलेटेड किसी लैंग्वेज में दिए गए होंगे, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हिंदी में हम भूगोल बोलते हैं तो इंग्लिश में भूगोल क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी इंग्लिश में तो हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो ज्योग्राफिका से ही बना है। और ज्योग्राफिका किसने दिया था, इराटोस्थनीज ने दिया था। और इराटोस्थनीज जो है वो यूनान के रहने वाले थे, इसलिए ये कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, यूनानी लैंग्वेज बोलते होंगे, हो सकता है। ठीक है, यूनानी, और साथ साथ हो सकता है इंग्लिश भी बोलते हो। अच्छा, अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा एक और कंसेप्ट ये है कि ज्योग्राफी जो है वो वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दो शब्द कौन से हैं, तो एक शब्द है जियो और दूसरा है GRAPHIEN, ग्राफीन। ठीक है भाई, एक शब्द क्या है, जियो है, और दूसरा क्या है, ग्राफीन है। अच्छा, जियो जो शब्द है इसका मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि हमारी जो जमीन है, प्लेनेट है, जो हमारा ग्रह है। ठीक है, और ग्राफीन जो शब्द है इसका मतलब होता है अध्ययन, या हम कह सकते हैं व्याख्या। ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं व्याख्या। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। ठीक है, तो ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि जो ज्योग्राफी है, जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा है ग्राफीन।
ठीक है। तो जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफीन मीन्स होता है व्याख्या या अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी की व्याख्या ही क्या कहलाती है, ज्योग्राफी कहलाती है। और ये दोनों जो शब्द है कौन से, जियो और ग्राफीन, ये दोनों शब्द जो हैं ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक, ठीक है। और ये ग्रीक जो भाषा है कहाँ पे चलती है, तो ये ग्रीस की भाषा है और ग्रीस का मतलब यूनान है, तो हम कह सकते हैं यूनानी भाषा से लिए गए वर्ड है, ठीक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की जो बेसिक चीजें शुरू में हमें मिली उनका संबंध कहां से था, यूनान से रहा है, हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बात समझ में आई। मैंने क्या बताया कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है जिनका नाम है जियो और ग्राफीन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन है, पृथ्वी की व्याख्या, और ये दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते अगले कंसेप्ट पे। अब देखो क्या हुआ कि ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो इसका जो मुख्य रूप से विकास है वो 20वीं सदी में हुआ है, ठीक है। 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी, ठीक है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, ज्योग्राफी की इसका ज्यादा विकास हुआ, इसका अध्ययन किया गया, और हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए इसको एक विषय के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है ना, एक विषय के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ और ज्योग्राफी को मतलब पढ़ा जाने लगा, एक स्वतंत्र विषय के रूप में माना जाने लगा और पढ़ा जाने लगा, तो फिर इसकी दो विचारधाराएं भी निकल के आई। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ विचारधाराएं दी। अब वो विचारधाराएं क्या थी, तो ज्योग्राफी की दो विचारधाराएं थी। एक थी संभववाद, संभववाद, और दूसरी थी निश्चयवाद, ठीक है। जो दो ये क्या चीजें, विचारधाराएं हैं, है ना। शुरुआती समय में 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में दो विचारधाराएं निकल के आई। एक का नाम था संभववाद, एक का नाम था निश्चयवाद। इनका क्या मतलब मैं बताता हूं। देखो, जो संभववाद है इसमें जो उस जमाने में, ठीक है ना, जो विद्वान हुआ करते थे तो उन्होंने ये कहा, अच्छा वास्तव में अगर देखें, अगर आप ध्यान से देखोगे भी तो ज्योग्राफी में एग्जैक्टली होता क्या है, ज्योग्राफी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो हम मानव और मानव से संबंधित जो पर्यावरण है, ठीक है, उन दोनों का आपस में क्या है जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ज्योग्राफी में हम मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। और सही बात भी है, ज्योग्राफी में जो भी चीजें देखते हैं हम, इंसान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सबका आप अध्ययन वैसे भी करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, पिछली क्लास में देख भी लेना, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे सब इससे संबंधित है। तो संभववाद में क्या कहा गया कि संभववाद में ये कहा गया कि इंसान अगर चाहे, ठीक है, इंसान अगर चाहे है तो जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो होता क्या है कि आप जानते हैं कि एक तय समय पे बारिश होती है, एक तय समय पे आंधी तूफान आ सकते हैं, ठीक है, और एक निश्चित समय पे क्या होता है, सूखा पड़ सकता है। तो यानी कि हर चीज जो प्राकृतिक घटनाएं अपने आप होती रहती हैं, है ना। अगर जैसे सपोज हम आज चाहें कि भाई पानी बारिश करा लें तो क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। हम आज चाहें कि आज बाढ़ आ जाए तो हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया कि दो कंडीशन है, क्या कि एक तो कंडीशन ये है कि अगर इंसान चाहे तो प्रकृति में या पर्यावरण में बदलाव कर ले, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंसान अगर चाहे भी तो प्रकृति या पर्यावरण में बदलाव ना हो। मेरी बात समझना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, संभववाद का जो सिद्धांत है इसमें कहा गया कि यहाँ पे एक संभावना है, किस चीज की संभावना है, कि अगर इंसान चाहे तो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है ना, ये बात कही गई। और निश्चयवाद में ये कहा गया कि चीजें सारी की सारी निश्चित हैं, इंसान चाहे भी तो प्रकृति में या पर्यावरण में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं सिद्ध होती हैं। अब कैसे, मैं आपको बताऊं, देखो कैसे सिद्ध होती हैं। अगर इंसान चाहे, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर इंसान चाहे तो क्या बारिश करा सकता है, जब मना है तब बोल दिया ठीक है बारिश, नेचुरल बारिश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब चाहे कि भाई बारिश हो जाए तो क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। इंसान चाहे कि जब चाहे कि सूखा पड़ जाए, पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है। इंसान जब चाहे प्राकृतिक चीजों को, आज ठंडी हवा चलने लग जाए, आज लू चलने लग जाए, आज ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ निश्चयवाद की कंडीशन है कि प्रकृति ने चीजें पहले से फिक्स कर रखी, जो नेचुरली जो प्राकृतिक तौर पर जो चीजें होती हैं वैसे ही होंगी, इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये निश्चयवाद का सिद्धांत हो गया। अब संभववाद का सिद्धांत क्या है कि इंसान के हाथ में है कि वो परिवर्तन कर सकता है। कैसे, आप जानते होंगे कि पुराने जमाने में, पुराने समय में, अगर आज से हम 15-20 साल या 25-30 साल 35 साल पीछे जाएं तो हम देखेंगे उस समय इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, ठीक है। इतने ज्यादा मौसम ठंडा हुआ करता था, बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। अब इसका कारण क्या, आप जानते हैं कि इसका जो कारण है वो क्या है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, और ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अब ये सब किसने किया, इंसान की वजह से तो है ना। इंसान ने प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि इंसान के चाहने की वजह से ही तो ये सारा हुआ है, भले इंसान ने अनचाहे में ऐसा किया हो। देखो हमने पेड़ काटे, जंगलों को समाप्त किया,
ठीक है, आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो इन वजह से क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण का संतुलन था वो बिगड़ रहा है। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी है, हम इतनी ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, एसी या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। आप जानते हैं कि सीएफसी गैस निकलती है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इन्हीं की वजह से पुराने जमाने में तो भाई एसी और ये जो रेफ्रिजरेटर ही होते नहीं थे, जब नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आजकल तो इतने ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है इसका। और जब ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपने सुना तो ओजोन में छेद भी हो गया था, तो उसी की वजह से तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी है, समझ रहे हो। तो जितनी आबादी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हम अपने लिए आराम की चीजें ढूंढेंगे, उतना ही ज्यादा प्रकृति के लिए नुकसान होगा। तो यानी कि इंसान की वजह से ही प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, बात समझना। तो यहाँ पे दोनों सिद्धांत इस तरह से प्रमाणित होते हैं कि इंसान के संभववाद में क्या है कि इंसान के हाथ में है कि प्रकृति में बदलाव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो इधर ऐसे करते हैं, लिखते हैं, देखो प्रकृति, ठीक है, में, ठीक है, बदलाव। अब प्रकृति में बदलाव यहाँ पे इंसान के हाथ में है करना और यहाँ पर नहीं है, यानी निश्चयवाद में प्रकृति में बदलाव इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, और संभववाद में प्रकृति में बदलाव किया जा सकता है। इतनी बात बच्चों समझ में आई? ठीक है, तो ये दो सिद्धांत, दो विचारधाराएं दी गई थी 20वीं सदी में, और ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित भी होती है कि दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि ज्योग्राफी से संबंधित कुछ जो फैक्ट है ना, वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो देखो, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, यानी कि वो कौन। देखो जनक जब शब्द आ जाइए, हमेशा ध्यान रखना, जनक शब्द है तो जनक शब्द का मतलब होता है फादर, ठीक है, या पितामह, या इस तरह से अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा वर्ड आ जाए, इसका यह मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसने पहली बार उस चीज के बारे में बताया, ठीक है, या उस चीज का आविष्कार किया, उससे क्या कहते हैं, फादर या पिता कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए भूगोल का जनक यानी कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भूगोल के बारे में बताया, है ना, या समझाया दुनिया को कि यह ऐसी भी एक चीज है ना। तो उनका नाम क्या था, हिकैटियस। यहाँ पे देखेंगे तो हिकैटियस ने पहली बार ये बताया, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक है, आधुनिक भूगोल क्या होता है, आज के जमाने की, नए जमाने की। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, है ना। तो ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के एक विद्वान थे, एक वैज्ञानिक थे, उनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अच्छा, अब जब हम इनकी बात कर ही रहे हैं, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी और उसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस, ठीक है, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो COSMOS। ठीक है, ये क्या एक बुक है ना, कॉस्मो। और जानते हैं कॉस्मो जो शब्द है ब्रह्मांड से संबंधित है, तो इन्होंने ब्रह्मांड के विषय में काफी रिसर्च किया था, काफी चीजें देखी समझी, और उसका उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम रखा था कॉस्मोस। ठीक है, अच्छा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पनामा नहर बनाने का विचार दिया था। पनामा, अच्छा सब लोग बहुत ध्यान देखेंगे, देखो पनामा दुनिया में सबसे बड़ी जो व्यापारिक नहर है, बात समझना। व्यापारिक नहर से मतलब होता है कि एक ऐसी नहर जिसके माध्यम से व्यापार होता है। अब नहरों के माध्यम से कैसे होगा कि जो शिप वगैरह होते हैं ना, जिससे माल इधर से उधर जाता है, अच्छा दुनिया में जितना भी माल भेजा जाता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सबसे ज्यादा कैसे समुद्र के माध्यम से होता है, समुद्र के रास्तों से होता है, बाई शिप होता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप बाई एयर, देखो दो ही रास्ते हो सकते हैं, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जमीन से तो जुड़ी नहीं है, तो बाई रोड तो हो नहीं सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम समुद्री रास्तों से जाएं या फिर बाई एयर यानी कि एरोप्लेन से जाएं। एरोप्लेन से बहुत ज्यादा आप माल नहीं भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा क्षमता भी कई बार नहीं होती या महंगा भी पड़ता है, तो ज्यादातर शिप से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब शिप जब चलेंगे कहाँ, पानी में, है ना, तो आप जानते हैं कि जो अभी मैं बता रहा था किस नहर के बारे में, पनामा, और दूसरी थी स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। स्वेज नहर जो दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है, मिस्र में बनाई गई थी 1865 में, 1869 में। ठीक है, तो मिस्र में बनाई गई थी, और ये क्या करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी कि दो समुद्रों को जोड़ देती है। तो जो शिप यूरोप से आते हैं वो भूमध्य सागर होते हुए डायरेक्ट एशिया में आ जाते हैं, तो उन्हें अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। जैसे पुराने जमाने में वास्को डी गामा आया था ना, तो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आया था, करीब 6000 किलोमीटर का जो सफर है वो बढ़ जाता है अगर आप ऐसे आएंगे तो इसलिए शॉर्टकट एक रास्ता निकाला गया और नहर बना दी गई। तो दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो व्यापारिक नहर है वो कौन सी बच्चे, तो वो है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जो ये पनामा नाम के देश में है,
जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग अलग करता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, तो दोनों के बीच में बनी है, तो वो चक्कर बच जाता है। तो पनामा नहर बनाने का जो विचार है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ही दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या हुआ, तीसरा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मानव भूगोल यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल में मतलब कि मानव की जो गतिविधियां होती है, जैसे अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था क्या कि दुनिया में कौन सी जाति है, कौन सी जनजाति है ना, कौन सी प्रजाति है, कहाँ पे कौन लोग रहते हैं, इंसान से संबंधित जो चीजें हैं, जनसंख्या की बात करें, नगरीकरण की बात करें, तो वो सब मानव भूगोल में आता है। तो उसका जनक जो है कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को, ठीक है। किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, ये एक वैज्ञानिक थे, इनको कहा जाता है, ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला है व्यवस्थित भूगोल का जनक। अच्छा, व्यवस्थित क्या होता है कि जैसे अलग अलग चीजें पढ़ी गई और उनको सही क्रम में लगा देना, सही तरीके से व्यवस्थित कर देना, ठीक है, अरेंज कर देना, है ना। तो उसकी बात की जा रही है। तो भूगोल पुराने जमाने में तो भाई चीजें अलग अलग निकाल के रखी गई, फैक्ट जोड़े गए सबने, लेकिन बाद में इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने इनके बारे में भी बताया था, कहाँ के रहने वाले थे, यूनान या ग्रीस के रहने वाले थे, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर क्लास में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करके बता देना। अच्छा, एक चीज आदत जरूर बनाओ, कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। हर क्लास को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है, और साथ साथ अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लग रही कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कमेंट हर क्लास पे करो, क्योंकि अगर अच्छी लग रही तो भी कमेंट करो, नहीं अच्छी लग रही तो बताओ मुझे कि क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है ना। तो इतनी आदत बनाओ जिससे कि हमें भी तो पता चले कि आखिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में एक तो दिक्कत ये होती है कि आप लोग डायरेक्ट हमारे सामने होते नहीं है ना, डायरेक्ट नहीं होते तो हमें कई बार पता नहीं चल पाता। तो वो पता कैसे चलेगा, जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है भौतिक भूगोल का जनक, ठीक है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम था पोलिडोनियस, ठीक है, पोलिडोनियस को कहा जाता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये काफी ऐसी बुक्स हैं जिनमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इनको प्रॉपर नोट्स बना ले, पेपर में पूछ दिए जाते हैं, तो कई बार ढूंढते रह जाओगे, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पोलिडोनियस जो थे, इनको भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला है कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया। मानचित्र होता है मैप, है ना, वर्ल्ड मैप जो है, या विश्व का जो मानचित्र है, ये किसने बनाया था, ये क्वेश्चन है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखो आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी है आप जानते हैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी आई, तो टेक्नोलॉजी है आप जानते हैं, गूगल मैप है। अच्छा, अंतरिक्ष में क्या है, सैटेलाइट लगा दिए जाते हैं, स्थापित कर दिए जाते हैं, तो उससे पूरी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन पुराने जमाने में जाएंगे, आज से अगर 300-400 साल पहले जाएंगे, तो उस जमाने में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, है ना। तो उस टाइम, और ये तो हम और भी पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय दुनिया का जो मैप बनाया गया होगा, सोचो क्या वो आज की तरह होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में मैप पे इतनी बारीकी से चीजें दिखाई जाती हैं, एक एक चीज को सटीक तरीके से आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा देश कितना बड़ा है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कितनी दूरी पर है, सब कुछ पता चल जाएगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होगा। पुराने जमाने में जो मैप बनाया होगा वो मैनुअल होगा, यानी कि वैज्ञानिक उन लोगों ने क्या किया होगा कि एक आइडिया के बेस पे बनाया होगा, या फिर पूरी दुनिया को घूमा होगा, समझा होगा, देखा होगा, और उस बेस पे उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की होगी, है ना। तो फिर तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दुनिया का जो पहला मानचित्र है, यानी कि मैप है, वो किसने बनाया, तो एनेक्सीमेंडर नाम के व्यक्ति थे। क्या नाम था, एनेक्सीमेंडर, ठीक है। तो इन्होंने दुनिया का पहला मानचित्र बनाया था, नहीं कि मैप बनाया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व का ग्लोब, यानी विश्व का जो पहली बार जो ग्लोब बनाया गया था वो किसने बनाया। तो ग्लोब क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि जैसे गोल सी बॉल सी होती है, उस पर पूरा दिखाया गया होता है पूरी दुनिया को, है ना, वर्ल्ड को। तो ये जगह जगह आपको स्कूल कॉलेज में हर जगह रखी मिल जाती देखने को, ठीक है। तो वो जो ग्लोब है उसकी बात हो रही है। तो मैप तो क्या होता है, मैप तो सीधा सीधा ऐसे लगा दिया, लेकिन ग्लोब क्या, बॉल की तरह गोल होता है, ठीक है। तो जो ग्लोब है वो पहली बार किसने बनाया, तो वो मार्टिन बेहम ने बनाया। मार्टिन बेहम नाम के विद्वान थे, इन्होंने बनाया। मानचित्र यानी कि मैप एनेक्सीमेंडर ने बनाया, ग्लोब किसने बनाया, मार्टिन बेहम ने बनाया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन, ठीक, क्लियर है, मार्टिन बेहम, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब भारत का पहला जो मानचित्र है वो किसने बनाया, ये तो विश्व का हो गया। दुनिया का जो पहला मैप था वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो पहला मैप है वो किसने बनाया था, तो वो एनविले नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। ये 18वीं शताब्दी की बात है। तो एनविले नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार प्रयास किया था कि भारत का मैप बनाया जाए। और आप जानते हैं कि उस जमाने में भारत का जो मैप इस तरह का नहीं होता था, क्योंकि हमारा जो देश था ना वो उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे, अखंड भारत जो था। तो
उसमें जो म्यांमार का हिस्सा है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरा भारत फैला हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा ही हमारा देश था। तो उस जमाने का जो मैप रहा होगा, है ना, तो वो मैप बनाया था किसने? एनविले ने बनाया था, भारत का पहला मानचित्र, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है कि दुनिया के मानचित्र पर, है ना, भारत को सबसे पहली बार किसने दिखाया, है ना। जब आप दुनिया का मानचित्र यानी कि मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो उस पर देखते हैं कि इंडिया भी दिखाई पड़ता है ना। वो जो इंडिया है उसको पहली बार किसने दिखाया था, किस व्यक्ति ने दिखाया था? तो उनका नाम क्या था? टॉलमी। और टॉलमी का पूरा नाम आपको पता है, क्लॉडियस टॉलमी था। ठीक है, तो टॉलमी नाम के जो व्यक्ति थे, विद्वान थे, इन्होंने भारत के मैप को दर्शाया था, दिखाया था कहाँ पे? विश्व के मानचित्र पर, है ना, वर्ल्ड मैप पर। तो ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। किसी बच्चों के यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। आप देखो अगला क्या है कि एक बुक थी, उसका नाम था किताब उल हिंद। और ये बुक वास्तव में इसका, ये जो किताब उल हिंद जो नाम है ना, देख ही रहे हैं कि ये उर्दू फारसी लैंग्वेज में होगा, और भारत का भूगोल इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, इसी बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत का भूगोल। वैसे क्या बोलेंगे? किताब उल हिंद, है ना। तो ये जो बुक है किसने लिखी थी? तो ये अलबरूनी नाम के विद्वान है, बहुत फेमस रहे अलबरूनी। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी। ये बात सबको समझ आई? अलबरूनी ने लिखी थी, है ना। तो ये अच्छा क्यों समझ? क्योंकि ज्योग्राफी से संबंधित है ये बुक, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बताया। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक फैक्ट है ना, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर एक यहाँ पे चीज और बता देता हूँ, अगर हम मैप की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विश्व के मानचित्र की बात की, तो वास्तव में देखो एनेक्सिमेंडर ने तो बनाया, लेकिन दुनिया का जो पहला मैप था, है ना, वो पहली बार जो मिला था वो कहाँ से? बेबीलोन से मिला था। बेबीलोन क्या है? एक शहर है, एक छोटी सी जगह है। कहाँ पे है? तो ये इराक में है। ठीक है ना। तो बेबीलोन जो जगह है वहां से पहली बार मिला था दुनिया का मानचित्र, लेकिन वास्तव में ये नहीं पता चला कि आखिर वो किसने बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पहले की बात है ना, मतलब सदियों पहले की बात है। अच्छा, आप जानते पुराने जमाने में जो गुप्तचर होते थे वो भेजे जाते थे, तो उनको एक मैप दे दिया जाता था, वो मैप के सहारे से ही दूर दूर तक पहुंच जाया करते थे। ठीक है, तो उस जमाने में भी लोगों के पास इतना दिमाग था, बनाते थे, लेकिन बस ये था टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आइडिया बेस पे बनाते थे, है ना। तो बेबीलोन से पहली बार मैप मिला था, लेकिन वो मैप किसने बनाया इसका आइडिया नहीं लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एनेक्सिमेंडर ने मैप बनाया, दुनिया का जो मानचित्र बनाया, है ना, तो ये बात कब की थी? तो ये इन्होंने बनाया था 600 BC में। ठीक है, यानी कि 600 ईसा पूर्व में मैप बनाया था। और 600 BC का मतलब है कि इस समय चल रहा है 2000, है ना, मतलब 2023 चल रहा है, बात समझना। तो 2023 साल तो ये हो गए, और उसमें 600 साल और जोड़ दो, क्योंकि 600 साल और पीछे का टाइम था। ठीक है, तो आप समझ लो इतना ज्यादा टाइम हो गया, 2600-2700 साल पहले की बात है। उस जमाने में एनेक्सिमेंडर ने दुनिया का मानचित्र बनाया था, और बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसमें और बदलाव होते रहे, और क्लैरिटी आ गई, और आज दुनिया का जो मैप आपके सामने है वो हमारे पास है ही, जानते हैं आप। है ठीक है बच्चों, तो जो आज मैंने आपकी क्लास ली है ना, ये क्लास आपकी कैसी है कि जो कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो मेन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे अब हमारा जो अगली हमारी जो क्लास होगी वो होगी ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ठीक है, तो दुनिया पूरी दुनिया में किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। तो ब्रह्मांड हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का हम कह सकते हैं पहला मेन टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी को शुरू करता है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जानने लायक थी, तो वो मैंने आपको आज और इससे पिछली वाली क्लास में 2 लेक्चर में कवर कर दी है। ठीक है ना, जिससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो बेस है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो इससे पहले वाली जो क्लास है वो आप देख लो, और ये वाली पूरी क्लास देख लो, फिर आपको पक्का पूरा ओके हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत मेहनत से मैं क्लासेस शुरू कर दी मैंने, आप देखो समझो, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और बस इतना आपसे सहयोग चाहिए कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के कर देना। ठीक है, शेयर करो, दोस्तों से कराओ, अच्छी चीज है, फ्री में है पढ़ाई, तो ऐसी चीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पोस्ट कर दो, लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है बच्चे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार सारे बच्चों को, बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, जय हिंद।